हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। मैं अनीश मोहन, फॉर्मर एक्साइज इंस्पेक्टर। इस लेक्चर के अंदर हम इन्फ्लेशन के टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम क्वेस्ट 247 पे मिल जाएगी। एग्जाम क्वेस्ट अड्डा टेलीग्राम का ग्रुप है जहां पे आप डिस्कशन इनिशिएट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके जाएं। लाइक्स और कमेंट से यूट्यूब हमारे कंटेंट को प्रमोट करता है, तो थोड़ी सी हमारी भी हेल्प होती है इससे। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो इन्फ्लेशन जो है एक इजी टॉपिक है। हमारा जो फोकस है वो इस बात पे रहेगा कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट किया जाए। तो अगर आप ये समझ गए कि इन्फ्लेशन क्यों होती है, तो आप सारे क्वेश्चंस जो हैं उसके अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाएंगे और हम उसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो देखिए, इन्फ्लेशन क्या है। एक पेंसिल है, ये पेंसिल है, मैंने ये पेंसिल बना दी। मेरे को इस पेंसिल को बनाने में लगे हैं 10 रुपये। मैं चाहता हूं कि मेरे को कम से कम 2 रुपये का प्रॉफिट हो जाए, तो मैं इस पेंसिल को 12 रुपये की बेचना चाहता हूं। एक आदमी आया, उसने कहा कि मुझे ये पेंसिल चाहिए। मैं उससे कहूँगा कि 12 रुपये की है, ले जाओ। तभी दूसरा आदमी आ गया, उसने कहा कि मेरे को बहुत अर्जेंट नीड है पेंसिल की, मुझे पेंसिल चाहिए। मैं कहूँगा कि मैं 12 रुपये में ऑलरेडी बेच चुका हूँ उस आदमी को, मैं इसको दूंगा। तो ये कह देगा कि नहीं, मैं तुम्हें 13 रुपये देने को तैयार हूँ, पेंसिल मुझे दे दो, तुम्हें 3 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं किसको पेंसिल दूंगा? मैं इसको पेंसिल दूंगा। तो 13 रुपये हो गए। तो यहाँ पे मैंने 10 रुपये का सामान लगा के अपना पेन बनाया और उस सामान की जो वैल्यू है वो 13 रुपये हो गई। ये क्यों हुई है? 12 रुपये मैं रखना चाह रहा था, लेकिन मेरे को 12 से भी 1 रुपया एक्स्ट्रा मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि मेरे सामान की डिमांड जो है, डिमांड को ज़्यादातर इकॉनमी में ऐसे लिखते हैं और सप्लाई को ऐसे लिखते हैं। तो मेरे सामान की जो डिमांड है वो एकदम से इंक्रीज हो गई। यहीं पे ही अगर एक तीसरा आदमी भी आ जाता और वो कह देता कि मैं 15 रुपये देने को तैयार हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? मेरी पेंसिल 15 रुपये में जाएगी। पेंसिल का रेट और बढ़ गया। ये जो रेट बढ़ रहा है, जो महंगाई हो रही है, इसको कहा जाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्यों हो रही है? जब भी डिमांड बढ़ेगी चीज़ की, तो उसका पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अगर एक ही, मान लीजिए मैंने ये पेंसिल बनाई, मैंने 3 पेंसिल बना रखी हैं मान लीजिए, और मेरे पास 10 दिनों तक सिर्फ एक ही ग्राहक आया है, तो मैं उसे 12 रुपये में देना चाहता हूं। पर ग्राहक क्या कहेगा? कहेगा यार तेरी पड़े पड़े खराब हो जाएंगी, मैं तो 11 रुपये पे कर सकता हूं, देनी है तो दे वरना मैं चला। क्योंकि उसको ये पता है कि मेरी पेंसिल लेने और कोई नहीं आ रहा। मुझे भी पता है कि मेरी पेंसिल नहीं बिक रही, तो मैं भी क्या कहूँगा कि चल यार 10 रुपये की बन रही थी, 1 रुपये तो प्रॉफिट हो रहा है, जब तक ये गोदाम में पड़ी पड़े सड़ जाएगी उसका क्या फ़ायदा। तो मैं उसे 11 रुपये में देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे डिमांड कम हुई। डिमांड कम हुई तो मेरा प्राइस भी कम हो गया मेरी पेंसिल का। तो कमोडिटी का जो प्राइस है, जो महंगाई है, वो कब बढ़ती है? जब चीज़ों की डिमांड बढ़ती है। तो अब जो इसके क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है वो इसी तरह से पूछती है कि ये एक्ट हुआ, एक्स वाई जेड कोई एक्टिविटी हुई है, इस एक्टिविटी से इन्फ्लेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप इसके अंदर क्या चेक करेंगे? आप इसके अंदर चेक करेंगे कि क्या इस एक्टिविटी से डिमांड बढ़ेगी या इस एक्टिविटी से डिमांड कम होगी। ठीक है, आपको सिर्फ ये चीज़ चेक करनी है। अगर आपने ये चेक कर लिया तो आप आंसर कर देंगे। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको क्या देखना है? इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको ये देखना है कि डिमांड कब बढ़ती है? जब लोगों के पास पैसा बढ़ता है, रुपया बढ़ता है। तो जो भी ऐसी एक्टिविटी होगी जिससे रुपया इंक्रीज हो रहा होगा, उससे डिमांड इंक्रीज होगी, और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो फिर प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे। अब एक और सवाल आता है इसी से जुड़ा हुआ। वो सवाल क्या है कि ये जो रुपया है, ये मार्केट के अंदर कब बढ़ता है? मनी कब बढ़ता है मार्केट के अंदर? तो मान लीजिए ये मार्केट है, ये कोई भी एक मार्केट से मेरा मतलब है यहाँ पे ढेर सारे लोग रहते हैं, ये मान लीजिए, चलिए आप। ठीक है। तो इन सब के पास कुल मिला के कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। ठीक है। और तभी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर देती है कि मैं अपने इस एरिया के हर एक आदमी को 10-10 रुपए दूंगा। ये गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी कि सबके पास 10-10 रुपए जाएंगे। तो अब इस मार्केट के अंदर या इस एरिया के अंदर, मान लीजिए अभी के लिए इस एरिया के अंदर कितने रुपए हो गए? ये एक आदमी था, ये एक आदमी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। तो 90 रुपए एक्स्ट्रा हो गए।
190 रुपये हो गए, तो मार्केट के अंदर पैसा बढ़ गया। मार्केट के अंदर जब पैसा बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। ये एक एग्जांपल था जिसके अंदर गवर्नमेंट ने पैसा पहुंचा दिया है। अब मान लीजिए कोई बैंक है, आरबीआई है, आरबीआई ने कह दिया, या अभी आरबीआई भूल जाइए, अभी आप ये लेके चलिए कि बैंक है, बैंक लोन दे रही है 9% पे, तो कम लोग ले पा रहे हैं उस लोन को। फिर बैंक ने अनाउंसमेंट कर दी कि मैं अपने जो लोन देने का इंटरेस्ट है, मैं इस इंटरेस्ट रेट को कम करके 6% कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग होंगे वो कहेंगे कि 9% पे ब्याज, 9% का इंटरेस्ट तो मैं नहीं दे सकता था, पर 6% का इंटरेस्ट मैं बड़े आसानी से दे सकता हूँ। तो लोग क्या करने लगेंगे, लोग लोन लेने लगेंगे। तो मान लीजिए ये आदमी था, इसने लोन ले लिया, ये आदमी था, इसने लोन ले लिया, ये आदमी था, इसने लोन ले लिया, तीनों ने 10-10 रुपए का लोन ले लिया। 100 रुपये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, इन 3 आदमियों ने 10-10 रुपए का लोन और ले लिया। तो अब इस मार्केट के अंदर कितने रुपए हो गए, 130 रुपए हो गए। तो क्या हो गया, 100 रुपए से 130 हो गए, यानी कि मनी बढ़ा, मनी बढ़ा तो फिर डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्राइसेस बढ़ेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहीं पे ही, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल क्या है, गवर्नमेंट ने कहा कि मैं तुम सबसे टैक्स लेता था, मैं तुम सबसे टैक्स लेता था, और वो टैक्स कितना था कि हर आदमी को 2 रुपये मुझे देने होते थे, हर आदमी मुझे 2 रुपये देता था हर साल। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इस टैक्स को रिड्यूस करके कर दूं 1 रुपया, तो उसने 1 रुपया गवर्नमेंट ने कर दिया। तो अब इन हर एक आदमी के पास 1-1 रुपया एक्स्ट्रा है। तो पहले जो 100 रुपये थे, तो वो अब कितने हो गए, हर एक आदमी के पास 1 रुपया है, 9 आदमी है, तो 109 रुपये हो गए। तो यहाँ पे भी मनी जो है वो इंक्रीज हो रहा है मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी। कोई भी आदमी अगर लोन लेता है तो लोन लेके अपनी तिजोरी के अंदर बंद करके नहीं रखता, उस लोन को वो किसी ना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर लगाता है। प्रोडक्टिव ना भी लगाए, आप मान लीजिए आप लोन लेके स्विट्जरलैंड भी घूमने गए, तो भी आप क्या करेंगे, उस पैसे को मार्केट में कैसे आ रहा है वो आपका लोन, आप जब स्विट्जरलैंड जा रहे हैं तो आपने एयरलाइन वाले से टिकट खरीदी, तो एयरलाइन के पास पैसा आ गया। आपने किसी एजेंट के थ्रू बुकिंग कराई होगी, तो उस बुकिंग का पैसा आ गया। आप एयरपोर्ट तक जाने के लिए टैक्सी लेंगे, तो वो टैक्सी का पैसा आ गया। तो ये जो लोन आपने लिया है, ये किसी न किसी तरह से मार्केट के अंदर वापस आ रहा है। एक क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। उसने ये पूछा था कि अगर गवर्नमेंट बोरो करती है, आप बोरो नहीं कर रहे हैं, कौन बोरो कर रहा है, गवर्नमेंट, कि अगर गवर्नमेंट बोरो करती है तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, घटेगी या अनअफेक्टेड रहेगी। ऐसा कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, और ये शायद पिछले साल का या पिछले से पिछले साल के यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। तो देखिए, गवर्नमेंट ने बोरो किया है, तो गवर्नमेंट बोरो करके अपनी तिजोरी में थोड़ी रख लेगी, क्योंकि जब वो बोरो कर रही है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कोई आदमी ऐसा क्यों करेगा कि मैं 100 रुपये उधार लेके तिजोरी में डाल दिए और फिर 109 रुपये मैं वापस कर दूंगा, तो उसकी तिजोरी में पड़े पड़े वो डबल थोड़ी हो रहे हैं, वो इंक्रीज थोड़ी हो रहे हैं। तो उसने 100 रुपये बोरो किए, 109 देने हैं, तो वो क्या करेगा, 100 रुपये लेके किसी ना किसी एक्टिविटी के अंदर पैसा लगाएगा। तो गवर्नमेंट जब भी पैसा लगाएगा तो मार्केट के अंदर पैसा इंक्रीज होगा, मार्केट में पैसा इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। इन्फ्लेशन का ये कॉन्सेप्ट आप अगर समझ गए तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है, जो हम अपने इसके बाद एक लेक्चर छोड़ के हम मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे, उस पॉलिसी के अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज होना है। फिस्कल पॉलिसी के अंदर भी हम इस कॉन्सेप्ट को दोबारा देखेंगे, तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होती है। महंगाई ये तो आप समझ ही चुके हैं। एक मेरी सजेशन है आप सभी को, मैं आपको नोट्स दूंगा, वो नोट्स होंगे 5 से 6 पेज के। आप उन नोट्स को एक बारी पढ़ लेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको अंडरलाइन कर लेंगे। फिर आप अपने रफ पेज लेंगे या फिर कोई भी एक पेज लेंगे, उसके ऊपर ऐसा एक डायग्राम बना लीजिए। ये एक डायग्राम बना लिया, ठीक है। इसके अंदर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी लिखना है आप एक एक दो दो वर्ड में यहाँ पे ऐड करते जाइए, ठीक है, जिससे आपको ये याद आ जाए कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, गैलपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है। ये सब जब आप ऐड कर लेंगे तो जब आपने उसको पढ़ लिया है, जब भी आपको रिवाइज करना है सिर्फ इस पर एक नज़र मारनी है, आपको पूरा याद हो जाएगा। जब भी आप रिवाइज करेंगे इन्फ्लेशन, हार्डली 5 मिनट के अंदर वो रिवाइज हो जाएगा, वरना 5 से 6 पेज शुरू से लेकर एंड तक कौन रीड करता रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, आप अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं इसको। तो चलिए अब इन्फ्लेशन देखते हैं हम।
इन्फ्लेशन का पहले तो मतलब क्या होता है, ये ओ है। इन्फ्लेशन होती है इंक्रीज इन प्राइसेस, प्राइस का बढ़ना, दामों का बढ़ना। ठीक है, जब किसी चीज़ों के, जब इकॉनमी के अंदर चीज़ों के दाम बढ़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन हो रही है। तो जब इन्फ्लेशन होती है तो मान लीजिए पहले आपके पास 100 रुपये थे, इस 100 रुपये से आप 10 टमाटर खरीद सकते थे, लेकिन अब टमाटर का दाम बढ़ गया, उसके रेट बढ़ गए, तो अब आप इन 100 रुपये से कितने टमाटर खरीद पाएंगे? 9, 8, 7, कुछ ना कुछ तो खरीद पाएंगे जो 10 से कम होगा। तो क्या हो गया, पहले 100 रुपये में कितने टमाटर आ रहे थे? 10 आ रहे थे। अब 100 रुपये में आपके कितने टमाटर आ रहे हैं? 9 टमाटर आ रहे हैं। तो जब इन्फ्लेशन हुआ तो हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई, मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई। पहले मैं इन्हीं 100 रुपये से 10 टमाटर खा सकता था, अब मैं इन 100 रुपये से सिर्फ 9 टमाटर खा पा रहा हूँ क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई। ये इन्फ्लेशन का एक डायरेक्ट इफेक्ट आता है। तो इन्फ्लेशन जो है अलग अलग लेवल में बढ़ती है। वो लेवल क्या होते हैं? तो देखिए, पहले जब भी इन्फ्लेशन होगी तो वो इन्फ्लेशन होगी बहुत ही कम। ठीक है, स्टार्ट हुई है अभी इन्फ्लेशन बढ़ना, इस इन्फ्लेशन को हम कह देते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन अभी रेंग रेंग के चल रही है, बहुत ही स्लो चाल चल रही है, ये कछुए की तरह चल रही है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। तो कितनी है? 1-2% इन्फ्लेशन है। तो ये जो 1-2% इन्फ्लेशन होती है, इसको इकॉनमी के लिए गुड माना जाता है, अच्छा माना जाता है, बेनिफिशियल माना जाता है। 1-2% का मतलब क्या है कि इकॉनमी के अंदर डिमांड है, लेकिन वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़कर नहीं है। तो अगर मैं आज 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ इस इन्फ्लेशन की वजह से कि कल को मेरे इन्हीं 100 रुपये की डिमांड, मान लीजिए मैंने 100 रुपये लगा के कोई प्रोडक्ट बनाया, अब ये प्रोडक्ट अगर इन्फ्लेशन होगी ज़ीरो, अगर इन्फ्लेशन है ज़ीरो, ये वाला केस लेके चल रहे हैं कि इन्फ्लेशन अभी बिल्कुल है ही नहीं, नाम मात्र इन्फ्लेशन है, तो मैंने 100 रुपये की चीज़ बनाई, मेरे पास कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा, कोई मेरे पास सामान खरीदने ही नहीं आ रहा क्योंकि डिमांड ज़ीरो है, डिमांड लगभग ज़ीरो है। तो मैं क्या चाहूँगा कि यार कोई भी आओ, मैं 100 रुपये लगे थे मेरे, मैं तुम्हें 100 रुपये में देने को तैयार हूँ, मैं यही तो कहूँगा तुमसे। तो मैं उससे कह दूंगा कि तू 100 रुपये में ही ले जा। तो कल को जब मेरे पास सारा सामान 100 रुपये का बिक गया, अब अगर कोई मुझसे कहेगा कि भाई साहब आप अपनी फैक्ट्री को कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो मैं कहूँगा किसके लिए कंटिन्यू करूँ? 100 रुपये का मेरा सामान बनता है, 100 रुपये में ही बिक जाता है, तो मेरे को तो कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, और बिना प्रॉफिट के मैं मेहनत क्यों करूँ? सुबह जल्दी उठ के फैक्ट्री में जा रहा हूँ, वहाँ पे लेबर के साथ काम कर रहा हूँ, तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो ये अगर इन्फ्लेशन मार्केट इकॉनमी के अंदर कोई भी इन्फ्लेशन नहीं होती तो वो डिसइंसेंटिव का काम करती है, डिसइंसेंटिव का काम कर रही है। मैं बिजनेस करना ही नहीं चाहूँगा, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर कुछ इन्फ्लेशन हमेशा रहनी चाहिए। ये इन्फ्लेशन क्या इंश्योर करती है? ये इन्फ्लेशन क्या दिखा रही है कि अगर मैंने 100 रुपये लगाए तो मेरे प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत डिमांड है, तो मेरे को 101 रुपये, 102 रुपये कुछ मिल जाएंगे, तो मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है 1-2 रुपये, 3 रुपये, ऐसा कुछ प्रॉफिट मेरे को मिलता जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू करता जाऊँगा। मान लीजिए कल को मेरे को प्रॉफिट मिलने लग गया 3 रुपये, तो मैं अपने बिजनेस को थोड़ा और एक्सपेंड करना चाहूँगा। फिर प्रॉफिट मिला 4 रुपये, मैं अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहूँगा। तो ये मेरे को क्या मिल रहा है? ये मेरे को मिल रहा है इंसेंटिव, इंसेंटिव मिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करने का मेरे को यहाँ पे इंसेंटिव मिल रहा है। तो ये वाली जो इन्फ्लेशन होती है 1 से 2% की, ये कोई वो नहीं है कि 1 से 2% ही होगा, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि जब थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन होती है मार्केट के अंदर, इकॉनमी के अंदर, जिसको माइल्ड इन्फ्लेशन कहते हैं या फिर क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, तो उसको एक पॉजिटिव साइन की तरह देखा जाता है। जो बिजनेस है वो इसके अंदर इन्वेस्ट करता रहेगा। तो अभी इन्फ्लेशन रेंग रही थी, रेंगते रेंगते वो कूदने लग गई, इसको कहते हैं गैलपिंग, कूद रही है, घोड़े की तरह कूद रही है अभी। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है अब ये थोड़ी सी रिस्की एरिया आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आ जाती है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, सॉरी ये नीचे नहीं आ रहा है, ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ये ग्राफ नहीं है कोई, ये कूद रहा था तो मैंने कूदने का एक्शन बनाया था, ये ग्राफ नहीं है कोई भी, ठीक है। तो हाइपर इन्फ्लेशन में इतना जा रहा है। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि इकॉनमी के अंदर अब मेरे पैसे पे कोई भरोसा कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो अगर मैंने एक पेन बनाया है
कोई आदमी मेरे पास आया 10 रुपये लेके, वो कह रहा है कि 10 रुपये में पेन बेच दे। मैं कहूँगा मेरे को तेरे 10 रुपये पे कोई भरोसा है ही नहीं, मैं नहीं बेच रहा तुझे। ठीक है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है ये। दूसरा आदमी आया, उसने कहा यार 20 रुपये का मेरे को बेच दे, तो मैं कहूँगा 20 रुपये पे मेरे को कोई भरोसा नहीं है, मैं नहीं बेच रहा। तो वो पूछेगा कि कितने रुपए का सामान बेचेगा, तो मैं कहूँगा कि मेरे को चाहिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए चाहिए। 10 रुपये के पेन के मैं 1 लाख रुपए मांग रहा हूँ। तो ये क्या है, ये हाइपर इन्फ्लेशन है। तो ये कब होता है, ये कब होता है, दो कंडीशन में होता है। या तो आपकी या उस कंट्री की करेंसी पे लोगों का भरोसा उठ गया है, उस करेंसी को कोई लेना ही नहीं चाहता, तो अगर आप उस करेंसी से कोई सामान खरीदने जाएंगे तो आपको लाखों रुपए देने पड़ेंगे, तो करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं बची है यहाँ पे। दूसरा केस क्या है, गवर्नमेंट ने ढेर सारे नोट प्रिंट करके, गवर्नमेंट ने अपनी सेंट्रल बैंक से कहा कि ढेर सारे नोट प्रिंट करके लोगों को दे दो, तो लोगों के अंदर ढेर सारे नोट प्रिंट करके प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब जब लोगों के पास ढेर सारा पैसा आएगा तो उससे ढेर सारी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ये जो इन्फ्लेशन है वो ऐसी होती है। तो अगर आपने सुना होगा जिम्बाब्वे के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन चल रही है, वहाँ पे आप एक ब्रेड का पैकेट 2.5 लाख रुपए में खरीद पाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो है मनी की वैल्यू बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। ये 3 लेवल की इन्फ्लेशन होती है। क्रीपिंग रेंग रही है, ये पॉजिटिव है। गैलपिंग थोड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं हम, ये थोड़ी बढ़ जाती है। फिर हाइपर इन्फ्लेशन, कोई आपसे ऐसा कोई वो नहीं पूछेगा कि कितनी % पे होनी चाहिए, हल्का फुल्का इसकी अगर कोई डेफिनेशन आ गई तो हाइपर इन्फ्लेशन की आएगी या क्रीपिंग की आएगी। फिर आती है इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोर और हेडलाइन इन्फ्लेशन का। ये टॉपिक क्या कहता है, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन देख रहे हैं हम। इस टॉपिक के अंदर क्या है, हमें क्या देखना है कि इनकी डेफिनेशन क्या है, बस एकमात्र चीज़ जो आपको देखनी है। तो जो इकॉनमी होती है, इकॉनमी के अंदर ढेर सारे प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विसेज बन रही हैं। ठीक है, ढेर सारे कारण हो रहे हैं, ढेर सारी पॉलिसीज बन रही हैं, इन चीज़ों के रेट बढ़ सकते हैं। तो किस वजह से रेट बढ़ रहे हैं वो हमें जानना है कोर और हेडलाइन के अंदर। तो सिंपल सा तरीका क्या है, देखिए जो फूड है, फूड के टमाटर के आप देखते होंगे हर साल 2 महीने तक रेट बढ़ता है उसका। प्याज का, अनियन का जो रेट है वो हर साल बढ़ता है। फिर किसी साल बारिश हो गई, मॉनसून डिले हो गया, उसकी वजह से टमाटर, प्याज, खीरे, तोरई ये सब उग ही नहीं पाए, तो उन सब का रेट बढ़ गया। तो ये जो बारिश है, ये जो मॉनसून है, क्या ये हमारे हाथ में है? यह हमारे हाथ में नहीं है। क्या हम इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं? हम इन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इनके साथ एक अच्छी बात क्या होती है कि ये टेम्परेरी चीज़ें हैं। मॉनसून इस बार ही गंदा आया है, हो सकता है अगली बार गंदा ना आए, अगले साल अच्छा रहे। हो सकता है कि प्याज की अभी किल्लत हो गई है इसलिए रेट बढ़ रहा है, 2 महीने के बाद सॉल्व हो जाए। तो ये बहुत ही टेम्परेरी सी चीज़ होती है। ऐसे ही फ्यूल में क्या आ गया आपका, पेट्रोलियम। तो आप जानते हैं इंडिया के अंदर जो पेट्रोलियम है उसकी जो खपत है ऑलमोस्ट 80% हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि बाहर से, विदेशों से मंगा के यूज़ करते हैं। तो ये जो फ्यूल है, अगर बाहर से हमें महंगा मिलेगा तो यहाँ पे भी महंगाई बढ़ जाएगी। अगर हमें पीछे से फ्यूल ही महंगा मिल रहा है तो हम अपनी कंट्री में सस्ता थोड़ी बेच पाएंगे, तो यहाँ पे भी महंगाई बढ़ जाएगी। वहाँ पे सस्ता हो गया तो यहाँ पे भी सस्ता हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि फ्यूल के प्राइस को भी, क्या हमारी गवर्नमेंट फ्यूल के प्राइस को कंट्रोल कर पा रही है? ज़्यादा नहीं कर पा रही। बहुत हद तक वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि पीछे से क्या रेट है। जैसे 2012, 2013 इस टाइम पे फ्यूल का प्राइस बहुत ही ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि एक बैरल $125 का मिलता था। लेकिन 2014 में जब नई गवर्नमेंट चुन के आई तो किस्मत से उस टाइम पे ये जो रेट था, बाहर से जो हमें फ्यूल मिलता था, वहाँ पे रेट एकदम से कम हो गया और वो पहुँच गया $35 पर बैरल तक, $45 पर बैरल तक। तो इतने रेट में अंतर आ गया। तो ये जो है 2014 के बाद से इंडिया को थोड़ा सा फ्यूल में बेनिफिट मिला था, तो यहाँ पे फ्यूल सस्ता होने लग गया। तो अब आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जैसे कि फूड और फ्यूल।
ये वो फैक्टर्स हैं जो कि टेम्पररी हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि वॉलेटाइल हैं। वॉलेटाइल हैं यानी कि कभी एकदम से बढ़ जाएंगे, कभी एकदम कम हो जाएंगे, कभी एकदम बढ़ेंगे, कभी एकदम कम हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हैं ये। तो ये वाले जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को अगर हम हटा दें, क्योंकि इनके ऊपर तो हमारा कंट्रोल है ही नहीं ना, तो अगर हम पॉलिसी, मान लीजिए आज रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है टमाटर का, और हमने अपनी पॉलिसी ही बदल डाली, ठीक है, तो पॉलिसी बदलने में लग गए 2 महीने, तो जब तक वो पॉलिसी लागू हो पाई तब तक टमाटर के रेट घटने चालू हो गए। अब हम कहेंगे अरे हमें तो अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब तो टमाटर के रेट कम हो रहे हैं, तो हमने फिर से पॉलिसी चेंज कर दी। पॉलिसी चेंज करी, 2 महीने के बाद पॉलिसी जब चालू होने लगी है, इम्प्लीमेंट होने लगी है, तब टमाटर के रेट फिर बढ़ गए। तो हम पूरा साल हमारा सिर्फ नई नई पॉलिसी बनाने में ही लगा रहेगा। तो हम ये वाली जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा कंसिडरेशन में नहीं ले सकते। तो हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं कि दो तरह की इन्फ्लेशन है। एक इन्फ्लेशन है हमारी कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है जो कि टेम्पररी नहीं है। कोर इन्फ्लेशन टेम्पररी नहीं होती, ये बहुत धीरे धीरे बदलती है। ये वो इन्फ्लेशन है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जैसे कि हम टैक्स क्या लेंगे, टैक्स क्या लेंगे, टैक्स बढ़ाना है या कम करना है। हमारी एकदम से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो वो ज़्यादा सामान की डिमांड करेंगे, तो ज़्यादा सामान की डिमांड करेंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो हमारे कोर इन्फ्लेशन का पार्ट बन जाएंगी। तो ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। इनको, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे बदलते हैं, तो इनके ऊपर पॉलिसी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो एक इन्फ्लेशन तो हो गई कोर इन्फ्लेशन। दूसरी इन्फ्लेशन क्या कह दिया कि दूसरी तरह की इन्फ्लेशन होगी हमारी, उसको हम कहेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है इसके अंदर कोर वाला तो हिस्सा आएगा ही आएगा, प्लस में फूड वाला भी आएगा और फ्यूल वाला भी आएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर जो पॉलिसी है वो कोर इन्फ्लेशन को टारगेट करती है, लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादातर, इसका नाम हेडलाइन क्यों है, क्योंकि एकदम से जब फूड का प्राइस बढ़ता है तो आपने देखा होगा हर न्यूज़ चैनल ये दिखाता है कि टमाटर हुए 150 रुपये किलो, हर न्यूज़ चैनल ये दिखाता है कि फ्यूल का प्राइस कितना हो गया, तो ये हेडलाइन में बने रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको हेडलाइन इन्फ्लेशन कह देते हैं, पर इनको लेके पॉलिसी पे ज़्यादा फोकस नहीं करती हैं गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट का फोकस होता है कोर इन्फ्लेशन के ऊपर। तो कोर इन्फ्लेशन कौन सी हो गई, जो स्ट्रक्चर की वजह से है, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि वहाँ पे टैक्स कैसे हैं, पॉपुलेशन कैसी है, इन सब चीज़ों की वजह से होता है। और दूसरी इन्फ्लेशन क्या होती है, जिसके अंदर कोर तो है ही, लेकिन साथ में हम उन फैक्टर्स को भी ले लेते हैं जो कि वॉलेटाइल हैं, जैसे कि फूड और फ्यूल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसके अलावा इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। अगला टॉपिक जो हम देख रहे हैं वो ये, अब जो हम देख रहे हैं इसके लिए आपको ये जानना होगा कि इंडिया के अंदर या हर जगह प्रोडक्शन कैसे होती है। तो देखिए, एक होता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर का क्या काम होता है, मैन्युफैक्चरर का काम होता है चीज़ों को प्रोड्यूस करना। ये जो है ये चीज़ को प्रोड्यूस करेगा, तो ये सिर्फ प्रोड्यूस करेगा, ये चीज़ों को है ना ज़्यादा, ये अब ऐसा तो है नहीं कि अंबानी जो है, या फिर अंबानी का एग्जांपल छोड़िए, आप कोई भी एक प्रोड्यूसर ले लीजिए, तो वो प्रोड्यूस करे जा रहा है, वो फिर अपने सर पे टोकरी के अंदर, मान लीजिए कोई चीनी बना रहा है, ठीक है, तो उसने चीनी प्रोड्यूस कर दी, अब वो ऐसा नहीं करेगा कि इसको एक टोकरी में भरेगा, अपने सर पे रखेगा और मार्केट में निकल जाएगा आवाज़ लगाता हुआ कि 10 रुपये किलो चीनी ले लो। ये काम प्रोड्यूसर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो चीज़ों को मार्केट के अंदर बेचता ही रहेगा तो प्रोड्यूस कब करेगा, उसका फोकस होता है सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर। तो क्या होता है, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है चीज़ों को और फिर उसको थोक के भाव में, होलसेल रेट में, होलसेल रेट में एक होलसेलर को बेच देता है। ये होलसेलर क्या करता है कि तुमने 100 किलो चीनी बनाई है ना, मेरे को 100 किलो की 100 किलो दे दो, ठीक है, 100 किलो चीनी ये ले जाता है। अब होलसेलर क्या करता है, होलसेलर इनको आगे बेच देता है। आगे किसको बेच देता है, जो आपके घर के पास की किराना शॉप्स होती हैं। ये जो किराना शॉप्स होती हैं इनको कहा जाता है रिटेलर्स, ये रिटेलर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स को पता है कि हमारे एरिया में ये एक होलसेलर है, तो मैं इसके पास जाके सामान खरीद लूँगा। तो एक रिटेलर गया 10 किलो चीनी खरीद लाया, दूसरा गया 10 किलो चीनी खरीद लाया, फिर 10 किलो, ऐसे कर करके ढेर सारे रिटेलर जो हैं वो चीनी खरीद लेते हैं।
अब फिर उसके बाद रिटेलर के बाद क्या आता है? रिटेलर के बाद आता है कंज्यूमर। आप और मैं, हम हैं कंज्यूमर, हम उस चीनी को आखिर में खा रहे हैं। ये होलसेलर जो है ये अपनी इस 100 किलो चीनी को नहीं खाएगा, ये जो रिटेलर है ये 10 किलो चीनी को नहीं खाएगा, ये इस चीनी को खरीद के लाया बेचने के लिए। तो हम कंज्यूमर हैं, हम कितनी खरीदेंगे? हम 1 किलो खरीद लेंगे। तो ऐसे कर करके 10 कंज्यूमर आ गए, उसकी चीनी बिक जाएगी। ऐसे यहाँ पे कंज्यूमर आ गए। तो ये 3 लेवल हो गए। तो देखो कंज्यूमर को कौन बेच रहा है? कंज्यूमर को कौन बेच रहा है? रिटेलर बेच रहा है, ठीक है, कंज्यूमर के पास तक यहाँ से पहुँच रही है। होलसेलर जो है वो सीधा इस फैक्ट्री से खरीद लेता है। तो ये हमारा तरीका हो रहा है। अब इन्फ्लेशन जो है हम इन्हीं 2 जगहों पे कैलकुलेट करते हैं। पहली जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट होती है वो होती है होलसेलर के लेवल पे, कि होलसेलर के पास हम देखेंगे कि दाम में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। होलसेलर के पास दाम कब बढ़ेंगे? जब ढेर सारे रिटेलर आके मांगने लगेंगे। मान लीजिए इसके पास 100 किलो चीनी थी, 100 किलो चीनी थी, इसके पास एक रिटेलर आया, इसके पास 10 रिटेलर आ रहे थे और सबके सब 10-10 किलो मांग रहे थे। फिर एक और 11वां रिटेलर आ गया, वो भी 10 किलो मांगने लग गया। तो अब उसको कितनी डिमांड हो गई? 110 किलो चीनी की डिमांड हो रही है उसके पास, पर उसके पास है कितनी? 100 किलो। तो वो क्या कहेगा कि मैं अपनी चीनी का रेट बढ़ा देता हूँ। उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है ना, डिमांड इंक्रीज होगा तो वो प्राइस को इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इन्फ्लेशन होने लग गई। तो ये जो इन्फ्लेशन हो रही है ये किस लेवल पे हो रही है? ये हो रही है होलसेलर के लेवल पे हो रही है। इस इन्फ्लेशन को कहा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या कहते हैं इसको हम? WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये होलसेलर के लेवल पे होती है। ये जो WPI आई है ये होलसेल लेवल पे हम देख रहे हैं। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। मतलब इसके अंदर क्या करा जाता है, जब भी हमें WPI निकालनी होती है तो हम एक बास्केट बनाते हैं। इस बास्केट के अंदर कुछ सामान को डाल देते हैं और हर साल उसके प्राइस को हम ट्रैक करते रहते हैं। ट्रैक कैसे करते हैं? आपको पिछले लेक्चर के अंदर मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था बेस ईयर का। तो एक बेस ईयर को डिसाइड किया होता है। उस बेस ईयर में देखिए एक इकॉनमी के अंदर हर एक चीज़ की, हर एक आइटम की प्राइस को, प्राइस का एक वो रखना, कैलकुलेशन रखना पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या कर देते हैं, WPI के अंदर कुछ चीज़ों को हम डाल देते हैं। इन चीज़ों के ही प्राइस को हम ट्रैक करते रहते हैं। इन्हीं चीज़ों के प्राइस को ट्रैक किया जाता है और हर साल देखते हैं कि उनके प्राइस के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, क्या इन चीज़ों के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर इन चीज़ों के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे होते हैं तो हम कह देते हैं कि इन्फ्लेशन, WPI इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो इस प्राइस को चेक करने के लिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पे 3 तरह के चीज़ें WPI के अंदर हम देखते हैं। वो 3 तरह की चीज़ें कौन कौन सी हैं ये याद करनी है आपको, क्योंकि ये पूछी जाती हैं। पहली चीज़ है प्राइमरी आर्टिकल्स। इसके अंदर जो प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं उनके प्राइसेस को देखते हैं। कुछ इसके अंदर होते हैं, वो क्या होते हैं वो आपको नहीं देखने, ठीक है। इसके अंदर फूड जैसी चीज़ें डाली जाती हैं प्राइमरी आर्टिकल के अंदर। दूसरी चीज़ें जो हम देखते हैं वो देखते हैं फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर के कुछ आइटम्स को इसके अंदर डाल देते हैं। और तीसरी जो चीज़ डाली जाती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये 3 तरह के आइटम इसके अंदर डाले जाते हैं। तो ढेर सारे प्राइमरी आर्टिकल्स होंगे, ढेर सारे आपके फ्यूल एंड पावर के आर्टिकल्स होंगे, ढेर सारे आपके मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इन्हीं के रेट्स को ट्रैक करते रहते हैं और हम देखते हैं कि क्या इनके रेट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ठीक है। तो ट्रैक करने के लिए हम बेस ईयर डिफाइन कर देते हैं। तो हर एक आइटम का जो प्राइस लेते हैं वही सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछली वीडियो में देखा है, तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो उस वीडियो को दोबारा से देखें या फिर कमेंट्स में बताएं तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो बेस ईयर में हम क्या देखते हैं, मान लीजिए हमने बेस ईयर माना है 2012 को। तो 2012 में यहाँ के आइटम्स का रेट मान लेते हैं हम 100 रुपये था, यहाँ के आइटम्स का रेट मान लेते हैं हम 110 था, यहाँ के आइटम्स का 120 मान लेते हैं। ये बेस ईयर के प्राइसेस हैं, या इन सबको 100 ही मान लेते हैं, अपनी कैलकुलेशन के लिए ईजी रहेगा, ठीक है। तो 2012 में 100 रुपये था। फिर हम देखेंगे 2020 में कितना रहा। 2020 में इन सब का जो प्राइस है वो 120 बन गया। तो हम कहेंगे कि हाँ इन्फ्लेशन हुई है। कितनी इन्फ्लेशन हुई है, 20% इन्फ्लेशन हो गई। 2021 में हम क्या देखेंगे, 2021 में मान लीजिए हो गया 121। तो हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन कितनी हुई है,
क्या हम इससे चेक करेंगे? नहीं, इससे चेक नहीं करना है। किससे चेक करना है? बेस ईयर से ही चेक करेंगे हर बार। तो कितनी होनी चाहिए थी? 100 रुपये होने चाहिए थे। कितने हो गए? 21। तो 21% इन्फ्लेशन हो गई। तो इस तरह से हम बेस ईयर से इन्फ्लेशन निकाल देते हैं। तो जो इन्फ्लेशन होलसेल लेवल पे निकाली जा रही है उसको कह देते हैं WPI। WPI के अंदर जो आइटम्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है: प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, ये 80% जो आइटम है वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं इसके अंदर। तो बाकी जो बचे 20% वो इन दोनों में बटे हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट कितना है? अगर प्रिसाइसली देखें तो 82% है। और अगर आपको 82 याद ना रहे तो इतना ज़रूर याद रखना कि मोर देन 80%। तो एक बारी मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखा दूं कि अगर ये हमने बास्केट बनाई है गुड्स की, तो इसके अंदर ये हैं तुम्हारे प्राइमरी आर्टिकल्स, ये हैं तुम्हारे, ये फ्यूल एंड पावर है, ये जो है ये तुम्हारा प्राइमरी आर्टिकल है, और ये सारा क्या है? ये सारा है तुम्हारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ये सारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं। कितने? 82%। तो यहीं पे ही जो प्रोडक्ट्स आए हैं हम उन्हीं के प्राइसेस को ट्रैक करते हैं और उसी से ही हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन हो रही है या नहीं। तो होलसेल लेवल पे अगर हम ऐसा काम कर रहे होंगे तो उसको कहा जाता है WPI। अगर ये सेम काम हम ऐसे ही एक बास्केट बना दें और उस बास्केट के अंदर कुछ सामान डाल दें और उन सामान के प्राइसेस को ट्रैक करते रहें और ऐसे ही बेस ईयर से हम उसको देखें कि उसका रेट बढ़ा है या कम हुआ है। अगर हम सेम काम कर रहे हैं लेकिन हम किस लेवल पे कर रहे हैं? किस लेवल पे कर रहे हैं हम कर रहे हैं कंज्यूमर के लेवल पे, कि कंज्यूमर को कितने का सामान मिल रहा है। इस लेवल पे अगर हम कर रहे हैं, पहले में कहाँ कर रहे थे? होलसेल लेवल पे, अब कहाँ कर रहे हैं? कंज्यूमर के लेवल पे। जब कंज्यूमर के लेवल पे कह देते हैं करते हैं तो उसको कहते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, यही सिंपल सी आपको चीज़ याद रखनी है। अब आपको कुछ फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। जो समझने वाली चीज़ थी वो बता दी। फैक्ट्स क्या याद रखने हैं अब आपको, जहाँ से आपका सीधा क्वेश्चन बन के आएगा। अब वो ये पूछते हैं कि ये जो ट्रैक रख रहा है, ये जो एस्टिमेट निकाल रहा है, ये निकालता कौन है? ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब सीधा हम फैक्ट देखते चलेंगे, ये आपको रटते चलना है, इसमें समझाने का ज़्यादा है ही नहीं। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी CSO और एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों को रिसेंटली पिछले साल मर्ज कर दिया गया है और मर्ज करके बना दिया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस। एक बार आप इसकी फुल फॉर्म चेक कर लीजिएगा, NSO बना दिया गया है। ये जो NSO है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो CSO और NSSO को मर्ज करके NSO बना दिया है। किसके अंदर? मॉस्पी के अंदर आ गया। तो अब देखिए, WPI हम देख चुके हैं। WPI का बेस ईयर क्या होता है? 2012। और कौन सी मिनिस्ट्री इसको बनाती है? इसको मिनिस्ट्री बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक ऑफिस बना हुआ है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, वो बनाता है। तो ये अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ऐसा है कि एक मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके नीचे एक डिपार्टमेंट है DIPP, और उस डिपार्टमेंट के नीचे एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो ये जो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है ये WPI रिलीज़ करता है। WPI के जो भी आंकड़े हैं वो ये देता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ये आपको याद करना है। तो ये इजी हो जाए इसीलिए मैंने एक ही जगह पे लिख के दे दिया, पैराग्राफ से बार बार ही पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, CPI के लिए क्या है? CPI में आपको याद रखना है WPI सिर्फ इकलौता होता है। ठीक है, WPI इकलौता है, लेकिन CPI बटा हुआ है, 4 चीज़ों में बटा हुआ है, या बटा हुआ है की जगह हमें कहना चाहिए बटा हुआ था। तो ये 4 चीज़ें कौन सी हैं? CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, सब आपको नोट्स में लिखी हुई हैं फुल फॉर्म, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है CPI इंडस्ट्रियल वर्कर। तो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए CPI कुछ बना रखा था। ये बेसिकली क्या है, हम बात कर रहे थे ना बास्केट की, कि इस बास्केट के अंदर कुछ कुछ गुड्स डाल दिए जाते हैं। तो अलग अलग तरह के गुड्स डाले हैं। जो गुड्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए रेलेवेंट हैं उनकी एक बास्केट बना दी। फिर कुछ गुड्स जो हैं वो एग्रीकल्चर लेबर के लिए रेलेवेंट थे, उनकी अलग बास्केट बना दी। फिर रूरल लेबर के लिए कुछ अलग से बास्केट बना दी। और फिर अर्बन एरिया के नॉन मैनुअल जो लोग हैं, नॉन मैनुअल काम करने वाले जो लोग हैं,
नॉन मैनुअल मतलब हाथ से करने वाले, नॉन मैनुअल जो हाथ से काम नहीं कर रहे, उनके लिए जो भी रेलेवेंट गुड्स थे उसकी बास्केट अलग बना दी। तो इन सब की 4 अलग अलग तरह की इन्फ्लेशन के आंकड़े आते थे सीपीआई के। कौन कौन से? इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर और अर्बन नॉन मैनुअल के लिए, नॉन मैनुअल एम्प्लॉयड लोगों के। ठीक है, तो ये 4 तरह के आंकड़े आते थे। कौन रिलीज करता था? तो ये जो शुरू के 3 है, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर, इनके आंकड़े देता था डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। कौन सी मिनिस्ट्री में आता है ये मेरे को बताना। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री में आ रहा है ये मुझे बताना कमेंट्स के अंदर। एक छोटा सा सर्च करके आपको पता चल जाएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ लेबर किस मंत्रालय के अंदर आता है। तो इन 3 के कौन दे रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ लेबर दे रहा है। ये जो चौथा बचा, ये चौथा 2011 तक एग्जिस्ट करता था। 2011 में हमने क्या किया, इसको हटा के हमने इसको रिप्लेस कर दिया है 3 और सीपीआई से। 3 और सीपीआई क्या? यानी कि 3 और बास्केट बना दी हमने, 3 और बास्केट बना दी। एक बास्केट बनाई हमने रूरल एरिया की, दूसरी बास्केट बनाई हमने अर्बन एरिया की, और तीसरी बास्केट हमने बनाई कंबाइंड, जिसके अंदर कुछ आइटम रूरल के रखे, कुछ आइटम अर्बन एरिया के रेलेवेंट के रखे, रेलेवेंस के रखे। ठीक है, तो ये जो है, ये जो लास्ट वाली है, इसके आंकड़े कौन निकालता है? इसके वो निकालता है एनएसओ। एनएसओ, ठीक है, ये याद रखना है आपको। डब्ल्यूपीआई के कौन निकाल रहा है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इन 3 के कौन निकाल रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। सीपीआई, रूरल, अर्बन और कंबाइंड के कौन निकाल रहा है? एनएसओ। एनएसओ कौन सी मिनिस्ट्री में आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो एक तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये आ जाता है कि कौन इनके एस्टिमेट्स देता है, आंकड़े देता है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री हमने देख ली। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि बेस ईयर कौन सा है। तो डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर है 2012, जो ग्रीन से लिखा हुआ है वो सारे। ये हमारे करंट अफेयर्स का है, करंट अफेयर्स का भी मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर क्या है? 2016। ये अभी अभी पिछले साल ही 2020 में ही 2016 किया गया है इसको। सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर और सीपीआई रूरल लेबर, इनका बेस ईयर क्या था? 1986 था। और अभी अभी ये भी करंट अफेयर्स है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर का बेस ईयर क्या है? 1986 है, लेकिन अगस्त से 2019 हो जाएगा, ये अनाउंसमेंट हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि बेस ईयर क्या है। सीपीआई का बेस ईयर क्या है? सीपीआई का बेस ईयर है 2012। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, ये 3 सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का है 2012। इन 3 का है, इसका 2016 और इन दोनों का 1986 या फिर 2019 हो जाएगा। ये आपको पूरा याद ही करना पड़ेगा, मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि एक पेज पे आपको लिख के दे दिया है। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है वो एक और इंडेक्स है जो कि एनएसओ रिलीज करता है। इसका नाम है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मेजर प्रोवाइड करता है। बेस ईयर क्या है? 2011-12। कौन करता है? एनएसओ करता है। किनका करता है? 8 कोर इंडस्ट्री का करता है। तो इसका यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो क्या पूछा था? आपको 4 दे दिए थे, इनमें से कोई 4 दे दिए थे और कहा था कि किसकी वेटेज कितनी है, मतलब किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, किसकी कितनी वेटेज है। तो मैंने ये जो लिखे हैं ये आपके उसी वेटेज के हिसाब से लिखे हैं। इनको याद करने के लिए आप एक्रोनिम बना सकते हैं। वेटेज कैसे है? इसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, इसकी थोड़ी कम, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी सबसे लीस्ट वेटेज है। तो इसको याद करने के लिए मेरा तरीका क्या है? मैंने याद किया हुआ है, बहुत बारी मेरे को ये देखना पड़ा तो उसके बाद याद हो गया। RESC मैंने ये वाले जो हैं इनको याद कर लिया और फिर एक एसोसिएशन बना ली। देखिए आर क्या है? रिफाइंड प्रोडक्ट्स। तो ये जो रिफाइनरी के प्रोडक्ट्स, रिफाइनरी किस चीज़ की रिफाइनरी हो रही है? क्रूड ऑयल की। तो इंडिया क्या करता है? इंडिया बाहर से क्रूड ऑयल मंगाता है। जो हम बैरल की बात कर रहे थे, बाहर से बैरल आते हैं क्रूड ऑयल के और फिर उनको इंडिया जो है यहाँ पे रिफाइनरी लगा रखी है उसने ढेर सारी, बहुत सारी जगहों पे। तो इन रिफाइनरी के अंदर उसको रिफाइन करके यहीं से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है और भी पेट्रोलियम जेली बनती है, ढेर सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं। बाहर से क्या आ रहा है? क्रूड ऑयल, और यहाँ पे हम रिफाइन कर रहे हैं। तो क्रूड रिफाइनरी ऐसे मैंने याद किया हुआ है। सिर्फ एक ये मैंने अपनी विजुअल एड बनाई है कि रिफाइनरी क्रूड से बन रही है। दूसरा नेचुरल गैस।
इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, मैंने अपने याद करने के लिए किया है। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है नेचुरल गैस से। जब भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में स्टील और सीमेंट मजबूती के लिए ज़रूरी है, तो ऐसे मैंने याद किया कि स्टील और सीमेंट। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ RESC। देखिए रिफाइनरी क्रूड से आ रही है तो यहाँ क्रूड होगा, इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल गैस से आ रही है, स्टील सीमेंट से मजबूती आती है, स्टील और सीमेंट से, कोल से आता है, कोल और फर्टिलाइज़र। अब मैंने ऐसे ही याद किया हुआ है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मेरा तरीका है। आप अपना कोई आसान तरीका इसमें निकाल सकते हैं, पर ये आपको याद करना है वेटेज के हिसाब से ही आप इसको याद करें। इसका बेस ईयर याद करना है, कौन सी मिनिस्ट्री है ये याद करना है, और ये वेटेज याद करनी है। ये जो है हमारा इन्फ्लेशन लगभग ख़त्म हो गया, सिर्फ एक टॉपिक बचा अब इन्फ्लेशन का, और वो टॉपिक क्या है कि इन्फ्लेशन आखिर होती कैसे है। इन्फ्लेशन होती कैसे है, तो सिर्फ जो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी डिमांड बढ़ेगी तब इन्फ्लेशन हो जाएगी, तो ये वाला मैं आपको समझा चुका हूँ। जब भी डिमांड बढ़ेगी चीज़ों की वो इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो जब डिमांड होती है, मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस था 10 रुपये, अब इस चीज़ की डिमांड बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये जब डिमांड बढ़ती है तो ये इसके प्राइस को ऊपर खींचने लगती है। 10 रुपये थी, डिमांड बढ़ी, 11 रुपये हो गया इसका प्राइस। फिर 11 रुपये थी, डिमांड अभी भी उतनी ज़्यादा है, तो उसका प्राइस बढ़ के 12 रुपये हो गया, 13 रुपये हो गया। डिमांड को ये खींच रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिमांड पुल कॉजेज। जब भी किसी चीज़ की वजह से डिमांड बढ़ेगी उसको कहते हैं डिमांड पुल। दूसरा होता है कॉस्ट पुश। तो कॉस्ट पुश देखते हैं अब हम। कुछ भी नहीं है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट पुश क्या करता है, देखिए मेरे को अगर पेन बनाना है तो मुझे प्लास्टिक खरीदनी पड़ेगी, प्लास्टिक का कवर बनाने के लिए, ठीक है। मुझे प्लास्टिक खरीदनी है, मुझे इंक खरीदनी है, मुझे स्टेनलेस स्टील खरीदना है ताकि मैं उससे निब बना सकूं पेन की। ये सारे क्या हैं, ये मेरे रॉ मटेरियल हैं, ये मेरे रॉ मटेरियल है कि नहीं। तो मान लीजिए प्लास्टिक आ रही है 10 रुपये की, इंक आ रही है 1 रुपये की, निब आ रही है 1 रुपये की, तो मेरे को एक पेन बनाने में कितने रुपए लग गए, 12 रुपये, ठीक है। तो ये मेरी, अब मैं अगर इसको बेचना चाहूँगा तो मैं कितने का बेचना चाहूँगा, 13 रुपये का, 14 रुपये का। तो मान लीजिए 15 रुपये का मैं बेचना चाहता हूँ, 3 रुपये अपना प्रॉफिट रखना चाहता हूँ मैं इस पर। मान लीजिए कल को किसी रॉ मटेरियल का रेट बढ़ गया, प्लास्टिक का रेट 10 रुपये की जगह 12 रुपये हो गया, इंक का रेट 2 रुपये हो गया, निब का रेट 2 रुपये हो गया, कितने हो गए ये हो गए 16 रुपये। तो अब मैं 15 रुपये में बेच सकता हूँ क्या इसको, बिल्कुल नहीं बेच सकता, मेरे को तो लॉस हो जाएगा। मेरे को अपनी फैक्ट्री बंद करके खेती बाड़ी करनी पड़ेगी या शायद पकौड़े तलने पड़ जाएंगे। तो मैं 16 रुपये के पेन को अब कितने में बेचूंगा, मैं इस पेन को बेच दूंगा कितने का, 17 रुपये का, 18 रुपये का, 19 रुपये का, मैं इतने का ही बेचना चाहूँगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे डिमांड बढ़ी थी, डिमांड तो नहीं बढ़ी, तो मेरे रेट क्यों बढ़ गए, रेट मेरे इसलिए बढ़ गए क्योंकि मेरे को जो पीछे से रॉ मटेरियल मिल रहा है वही महंगा मिल रहा है। तो जब भी मेरे सामान बनाने की कॉस्ट इंक्रीज हो गई, मेरा सामान बनाने की कॉस्ट इंक्रीज हो गई जिसकी वजह से मेरे को अपने प्राइस को इंक्रीज करना पड़ रहा है, तो उसको कहा जाता है कि कॉस्ट ने मेरे दामों को धक्का दे दिया। तो इस फैक्टर को क्या कह देंगे हम, कॉस्ट पुश फैक्टर्स। तो क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे डिमांड फैक्टर्स के, क्या क्या एग्जांपल हैं आप खुद ही देख सकते हैं। डिमांड फैक्टर के क्या क्या एग्जांपल होंगे, डिमांड फैक्टर का एग्जांपल हो जाएगा कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे होंगे, तो डिमांड की वजह से रेट इंक्रीज हो गया। लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो गई। बैंक्स ने लोन सस्ते कर दिए, लोन सस्ते कर दिए, डिमांड इंक्रीज हो गई। गवर्नमेंट ने ढेर सारा पैसा इकॉनमी के अंदर डाल दिया तो डिमांड इंक्रीज हो गई। और कॉस्ट पुश क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, मैं जो लैंड का रेंट दे रहा था वो रेंट इंक्रीज हो गया। मेरे लोगों ने वेजेस जो ले रहे थे 100 रुपये ले रहे थे, उन्होंने 150 मांगनी चालू कर दी, तो मेरा प्रोडक्शन का कॉस्ट इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से कॉस्ट ने मेरे प्रोडक्ट के दामों को ऊपर धक्का दे दिया है। डिमांड ऊपर खींचता है, कॉस्ट ऊपर धक्का देता है। तो यहाँ पे हमारे इन्फ्लेशन के सारे टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं। एक बहुत ही माइनर सा और बहुत ही नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा है
बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो एक इंडेक्स बना हुआ है, WPI फूड इंडेक्स। ये WPI फूड इंडेक्स क्या है? देखिए, हमने WPI देखा था। WPI की बास्केट के अंदर 3 कैटेगरी में चीज़ें आती थी। पहली थी प्राइमरी आर्टिकल, दूसरी थी आपके फ्यूल एंड पावर, और तीसरी थी आपकी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। फ्यूल एंड पावर थी दूसरी, और तीसरी थी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो इस WPI में से जहाँ पे भी फूड के कंपोनेंट हैं, हमने उनको निकाल के सिर्फ उन फूड का एक बास्केट बना के साइड में रखा हुआ है। तो ये हमें फूड के रेट पे क्या चेंजेस आ रहे हैं वो बताते हैं बस। ठीक है, तो कहाँ से क्या निकाला है? प्राइमरी आर्टिकल के अंदर फूड के आर्टिकल्स थे, उनको निकाल लेते हैं। और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर फूड के कुछ प्रोडक्ट थे, जैसे टमाटो केचप है। टमाटो केचप एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, जबकि टमाटर जो है वो फूड आर्टिकल है। ऐसे ही आटा जो है, पिसा हुआ आटा जो है, वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, लेकिन जो गेहूं है वो आपका फूड आर्टिकल है। तो हम इन फूड वालों को एक जगह पे इकट्ठा करके इनके प्राइस को ट्रैक करेंगे और WPI फूड इंडेक्स में इसको दे देंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। इसके साथ हमारा इन्फ्लेशन खत्म हो गया है। मैं नोट्स में आपको मार्क करा देता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, एक चीज़ रह गई, स्टैगफ्लेशन। बस ये लास्ट टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? ये 2 वर्ड से बना हुआ है, स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब रुका हुआ, और फ्लेशन बना है इन्फ्लेशन से। ठीक है, तो जो इन्फ्लेशन है यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, और स्टैग्नेशन है यहाँ की, ये क्या कह रही है? स्टैग्नेशन क्या रुकी हुई है? ग्रोथ रुकी हुई है। तो ग्रोथ हो नहीं रही लेकिन दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अब इस स्टैगफ्लेशन के बारे में हम कल बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, जिसके अंदर हम करेंगे फिस्कल पॉलिसी, कि गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी कैसे बनाती है। ठीक है, और स्टैगफ्लेशन में उसको क्या दिक्कत आती है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन क्या इफेक्ट कर रहा है। पर अभी के लिए आप सिर्फ डेफिनेशन देख लीजिए। ठीक है, और डेफिनेशन आपको जो देखनी है वो ये, इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डीफ्लेशन का क्या मतलब होता है? डीफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस लेवल कम हो रहा है। प्राइस लेवल कम हो रहा है, यानी कि मान लीजिए 2020 में किसी चीज़ का प्राइस था 100 रुपये, 2021 में उसका प्राइस हो गया 105 रुपये, तो प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ। डीफ्लेशन में क्या होता है? 100 रुपये था लेकिन घट के हो गया 95, उसको डीफ्लेशन कह देते हैं। ठीक है, एक टर्म होती है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन में यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 2020, 2021, 2023, ये 3 साल हमने लिए। तो डिसइन्फ्लेशन में क्या हो रहा है? मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस था 100 रुपये, 2021 में हो गया वो 109 रुपये। ठीक है, कितने का इंक्रीज हो गया? 9 रुपये का इंक्रीज। 2023 में हो गया कितना? 104 रुपये। तो अब देखिए, मान लीजिए 2020 बेस ईयर है। ठीक है, तो अब आप देखिए 2021 में बेस ईयर के मुकाबले 9 रुपये बढ़े हैं। 2023 के अंदर या 2022 के अंदर 100 रुपये से 104 रुपये हो गए, 4 रुपये बढ़े हैं। पर पिछले साल के मुकाबले ये बढ़ोतरी जो है वो कम है। प्राइस यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, प्राइस यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्राइस इंक्रीज होने का जो रेट है वो कम हो गया है। जबकि डीफ्लेशन में क्या हो रहा है? डीफ्लेशन में प्राइस कम हो रहा है। डीफ्लेशन में सीधा प्राइस ही रिड्यूस हो गया। यहाँ पे प्राइस रिड्यूस नहीं हो रहा, बस उनके बढ़ने की जो स्पीड थी वो स्पीड कम हो गई है। यहाँ पे वो 9 की स्पीड से बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 की स्पीड से बढ़ा है। तो प्राइस दोनों में बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड अलग हो गई है, स्पीड कम हो गई है। डीफ्लेशन के अंदर तो प्राइस ही कम हो जाता है। ठीक है, ये 4 डेफिनेशन और थी। अब बस हम इसके नोट्स देखेंगे और हमारा इन्फ्लेशन खत्म। बहुत ही इजी टॉपिक है, एक बार डिमांड वगैरह समझ में आ गया। अभी ये जो है इन्फ्लेशन, आप मॉनेटरी पॉलिसी में एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएगा, अपने आप ही हो जाता है, मेरे को कराने की ज़रूरत नहीं। और फिजिकल पॉलिसी में भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब रिपीट होगा। तो इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले कराया, वरना ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में इसको लेट कराते हैं। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन होता है इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
ठीक है, तो प्राइस लेवल में इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से परचेजिंग पावर कम हो जाती है, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन का मेजर है, जो हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है इंडिया में, तो हम सीपीआई कंबाइंड से देख लेते हैं। एक वो सारे मेजर होते हैं पर वो अलग अलग चीज़ का बताते हैं, पर अगर हमसे कोई जनरली पूछ ले कि कंट्री की कितनी है तो हम कंबाइंड वाली कंट्री की बता देते हैं। ठीक है, ये आपको सिर्फ इतना पढ़ना है और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली चीज़ अभी के लिए आप छोड़ेंगे इसको, क्योंकि इसको हम करेंगे, या चलिए यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको, क्या ही वेट करना है इसका। जब भी इन्फ्लेशन होती है तो जिसने उधार लिया हुआ है उसके मज़े आ जाते हैं, वो नाच रहा होता है। जिसने उधार दिया होता है वो रो रहा होता है। क्यों होता है? मान लीजिए 2020 में मैंने रामू से 100 रुपये उधार लिए और मैंने उसे क्या कहा कि 2021 में मैं तुझे 105 रुपये दे दूंगा। ठीक है, 100 रुपये उधार लेके मैं 105 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन इस दौरान इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई। इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है तो क्या होता है? इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है तो आपके परचेजिंग पावर कम हो जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे दो केसेस बना देता हूँ। पहला केस क्या है? इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू 0, इन्फ्लेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो मैंने 100 रुपये लिए, 105 रुपये ही दूंगा मैं उसको। रामू 105 रुपये में जितनी चीज़ें खरीद सकता है वो खरीद लेगा, तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। फिर जो है इन्फ्लेशन 10% मान लीजिए हो गई, तो मैं तो उससे 100 रुपये लिए थे और मैं उसको 105 ही वापस करूँगा, लेकिन अब जो 105 रुपये में वो चीज़ें खरीद सकता है वो यहाँ के मुकाबले कम हो गई। मान लीजिए वो यहाँ पे इस जगह पे 105 से 100 चीज़ें खरीद पाता, यहाँ पे वो 105 से कितनी खरीद पाएगा? सिर्फ 90 चीज़ें खरीद पाएगा, क्योंकि 10% इन्फ्लेशन इंक्रीज हो चुकी है। समझ रहे हैं? तो उसको क्या कोई फ़ायदा हुआ यहाँ पे मेरे को उधार देने का? उसको तो नुकसान हो गया ना। तो जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, ये मैंने ऐसी 90 ऐसे ही लिया है, आप मैथ्स में मत जाइए, आप सिर्फ वो कहते हैं ना भावनाओं को समझिए कि क्या हो रहा है। अगर इन्फ्लेशन नहीं होती, अगर इन्फ्लेशन नहीं होती तो वो 105 रुपये से 100% चीज़ें खरीद लेता जो भी उसको खरीदनी थी, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गई है तो अब उसके खरीदने की क्षमता कम हो गई, क्योंकि इन्फ्लेशन से क्या होता है? परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो मैं तो उसको 105 रुपये वापस करूंगा, क्योंकि हमारी तो यही डील हुई थी, तो मैंने तो उसको 105 रुपये पूरे दे दिए, पर अब वो 105 रुपये से 100% नहीं खरीद पा रहा। कितना खरीद पा रहा है? सिर्फ 90% खरीद पा रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गई। तो इसमें क्या हो रहा है? जिसने उधार लिया था उसके तो मज़े हैं, उसके मज़े हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जिसने उधार दिया है वो रो रहा है। देने वाला रोता है इन्फ्लेशन के टाइम, लेने वाला खुश रहता है। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे रह गया था, वो आपने देख लिया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन खुश होता है इन्फ्लेशन के टाइम पे, तो आप ये मार्क कर देंगे। इन्फ्लेशन के एडवांटेज क्या है? देखिए, जो भी उधार ले रहा है उसका उधार चुकाना आसान हो जाता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जब तक क्रीपिंग इन्फ्लेशन रहती है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन रहती है तो मैं इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिव मिलता है। फिर इन्वेस्टमेंट अगर मैं करूँगा तो एम्प्लॉयमेंट भी होगी, लोगों की नौकरियाँ मिलेंगी लोगों को, तो नौकरियाँ मिलती हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इतना आप याद कर लीजिएगा इसको। लिमिटेशन क्या है? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हम बाद में करेंगे, इसको अभी के लिए छोड़िए आप। देखिए, जब 100 रुपये से मैं 100 आइटम खरीद पा रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ गई तो मैं 100 रुपये से 90 ही आइटम खरीद पाऊँगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं जो ये 10 आइटम हैं ये मैं छोड़ नहीं सकता, मुझे इन 10 आइटम की बेहद ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं इन 10 रुपये को कैसे खरीदूँगा? मैं इन 10 रुपये को खरीदूँगा अपनी सेविंग में से पैसा निकाल के, सेविंग में से पैसा निकाल के इन 10 आइटम्स को खरीद लूँगा, ताकि मैं अपने पुराने 100 आइटम दोबारा पा सकूँ। यही करूँगा ना मैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इन्फ्लेशन की वजह से मेरे को अपनी सेविंग में डिप करना पड़ता है? तो ये वही है, डिस्करेजेस सेविंग, सेविंग नहीं हो पाती ये भी कह सकते हैं, और अपनी सेविंग को डिप करना पड़ता है, सेविंग के अंदर हाथ डाल के पैसा निकालना होता है, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर क्या करने लगेगा? इस कॉन्सेप्ट को भी अभी आप भूलिए, ये कॉन्सेप्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं आपको एक साथ बताऊंगा।
हाइपर इन्फ्लेशन में बता चुका हूँ 500%, 1000% इंक्रीज हो रहा है पैसा, पैसे पे कोई हमें विश्वास ही नहीं रहा। मैं जिम्बाब्वे की करेंसी लेना ही नहीं चाहूँगा, वो 1 लाख रुपए भी देगा तो भी मैं अपना एक पेन नहीं बेचूंगा। तो वो हाइपर इन्फ्लेशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि डिमांड में और सप्लाई में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया है। सेंट्रल बैंक से बहुत ज़्यादा पैसे प्रिंट करवा लिए थे, लोगों ने कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया है। इफेक्ट क्या होता है हाइपर इन्फ्लेशन का? वही सेम इफेक्ट है कि जो जिसने उधार ले रखा है, जिसने उधार ले रखा है वो बहुत खुश है, जिसने उधार दे रखा है वो रो रहा है। ठीक है, पब्लिक ट्रांसफ़र हो जाता है। ये वाला भी आप कॉन्सेप्ट बाद में ही देखेंगे फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के टाइम। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं लिंक्ड हैं, इसीलिए जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वो पहले मॉनेटरी पॉलिसी कराते हैं, फिर फिजिकल कराते हैं, फिर इन्फ्लेशन कराते हैं। पर मैं पहले इन्फ्लेशन कराता हूँ क्योंकि फिर उसके बाद ये दोनों चीज़ें समझनी बहुत ईजी हो जाती हैं। डिफ्लेशन, जहाँ पे प्राइस लेवल रिड्यूस हो रहा है, जो चीज़ 100 रुपये की थी अब वो 90 रुपये की मिल रही है। ठीक है, तो ये प्राइस लेवल में रिड्यूस हो रहा है। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन लेवल 0% से भी नीचे चला गया। इनको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन की जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट कम हो गई है, यानी कि 100 रुपये से पिछले साल 110 बढ़े थे, लेकिन उसके अगले साल 105 ही बढ़े हैं। तो 100 रुपये के मुकाबले इंक्रीज तो हो रहा है। ये जो 100 रुपये है ये बेस प्राइस है ना, बेस ईयर वाला। तो 100 रुपये के मुकाबले इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन स्पीड कम हो गई। स्पीड कम हो गई तो डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है उसको। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। स्टैगफ्लेशन में बता चुका हूँ, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन। तो जब ग्रोथ नहीं होगी किसी इकॉनमी में, स्टैग्नेशन है ग्रोथ में, तो क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और इन्फ्लेशन से प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा होता है। हाइपर इन्फ्लेशन वही ऊपर देख चुके हैं, गैलपिंग बता दिया है, क्रीपिंग बता दिया है। ये कोर है, कोर के अंदर वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स को नहीं काउंट किया जाता, तो ये किसको हटा देता है? फूड और एनर्जी या फिर फ्यूल वाली चीज़ों को हटा देगा। जो फूड और फ्यूल को इंक्लूड करते हैं उसको क्या कह देते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन कह देते हैं। ठीक है, क्रूड जो है वो भी हेडलाइन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। मेजर्स टू कंट्रोल, ये आप अभी सिर्फ रीड कर लीजिए, आने वाली 2 क्लासेस के अंदर आपको इसमें कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा, सब आपको अपने आप ही हो जाएगा। WPI के बारे में हम सारी चीज़ें देख चुके हैं। 3 कैटेगरी में फूड आइटम्स लेते हैं, जैसे प्राइमरी में मैं कह रहा था ढेर सारे होते हैं, 102 आइटम होते हैं प्राइमरी के, 19 आइटम होते हैं फ्यूल एंड पावर के, और 555 होते हैं मैन्युफैक्चर्ड के। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की वेटेज कितनी है? 82% है। कौन सा ऑफिस निकालता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। बेस ईयर क्या है इसका? 2011-12। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये एक फैक्ट और है जो आपको याद रखना है, WPI में थोक के भाव से सर्विस नहीं बिकती, थोक के भाव से सिर्फ गुड्स बिकते हैं। तो जब थोक के भाव से सर्विस नहीं बिक रही तो WPI के अंदर क्या कहीं सर्विस आएगी? नहीं आएगी। तो WPI और CPI के बीच में जो एक डिफरेंस है, जो UPSC बार बार पूछती है, वो डिफरेंस ये है कि WPI के अंदर सर्विसेज इंक्लूडेड होती हैं या नहीं होती। तो WPI में नहीं होती, CPI में सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। पिछले 2 साल के अगर आप पेपर देखेंगे तो एक ना एक क्वेश्चन आपको इससे जुड़ा हुआ मिल जाएगा कि सर्विसेज किस इंडेक्स में होती हैं। तो CPI में सर्विस है, WPI में नहीं है। एक कॉन्सेप्ट और किया था हमने, देखिए अभी तक हमने किया है WPI और CPI। तो WPI के अंदर एक बास्केट बन रही है, उस बास्केट के अंदर कुछ गुड्स डाले जा रहे हैं। ऐसी CPI के अंदर बास्केट बन रही है और कुछ गुड्स डाले जा रहे हैं। तो ये जो है WPI कितने गुड्स को देख रहा है? 102 प्लस में 19 प्लस में 555, इन सब के सम को, इतने ही आइटम्स के प्राइसेस को देख रहा है और कहता है कि WPI की इतनी है। CPI भी ऐसे ही कुछ आइटम्स के प्राइसेस को चेक कर रहा है और फिर वो कहता है कि इतनी इन्फ्लेशन है। लेकिन कल की क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट किया था जिसका नाम था GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर भी क्या बताता है? इन्फ्लेशन बताता है। तो हमने क्या देखा था? GDP डिफ्लेटर के अंदर ऊपर आती है नॉमिनल GDP, नीचे आती है रियल GDP। GDP के अंदर क्या इंक्लूड करते हैं हम? GDP के अंदर इंक्लूड करते हैं हम ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो बताइए GDP डिफ्लेटर कितने गुड्स और सर्विसेज को देखता है? ऑल को देखता है। सर्विसेज देखता है? बिल्कुल देखता है। गुड्स देखता है? बिल्कुल देखता है। WPI कितने चीज़ों को देखता है? सिर्फ 102, 19 और 555,
इतने आइटम्स को देखता है। क्या ये ऑल गुड्स को देख रहा है WPI? नहीं। क्या CPI ऑल गुड्स को देख रहा है? नहीं। क्या WPI सर्विसेज को देखता है? नहीं। CPI सर्विसेज को देखता है? हाँ। क्या वो सारी सर्विसेज को देखता है? सारी सर्विसेज को नहीं देखता। जो इसकी बास्केट के अंदर हमने सर्विस डाल दी है सिर्फ उन्हीं को देखता है। ये डिफरेंसेस आपको तीनों के याद रखने हैं। तो CPI कहाँ का इन्फ्लेशन देखता है? हाउस होल्ड के लेवल का देखता है। ठीक है, कौन निकालता है? CSO निकालता है, मॉस्पी के अंदर आता है। ये उसका वो हो गया बेस ईयर। 4 तरह के होते हैं। ये वाला जो है ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। अब इसकी जगह क्या देखते हैं? CPI रूरल, CPI अर्बन और CPI कंबाइंड। ठीक है, इनको देखा जाता है। IIP में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 8 कोर सेक्टर है, तो इसको आप देख लीजिए। ये CSO की जगह जहाँ पे भी CSO है ना, एक्चुअली में ये नोट्स पुरानी बुक से बने हुए हैं, थोड़े पुराने नोट्स हैं। इसके अंदर मैंने करंट अफेयर्स के इंक्लूड किए हैं, पर कुछ चेंजेस करने भूल जाते हैं, तो ये वही उनमें से एक चेंजेस है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि CSO प्लस NSSO को मर्ज करके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना हुआ है। तो जहाँ पे भी CSO या फिर NSSO लिखा होगा आप उसको NSO में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये 8 इंडेक्स बता चुका हूँ। इनको याद करने के लिए भी मैं आपको बोल चुका हूँ कि कैसे याद करना है, आप अपना तरीका ढूंढ सकते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब डिमांड बढ़ रही है, डिमांड की वजह से प्राइस ऊपर आ रहा है, डिमांड उस प्राइस को ऊपर खींच रही है, डिमांड पुल। जब ये होता है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। जब तुम्हारे सामान को बनाने का कॉस्ट इंक्रीज हो गई है तो कॉस्ट धक्का दे देती है प्राइस को, तो उसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। माइल्ड प्राइस राइज जो है वो अच्छा होता है क्योंकि इंसेंटिव बन के आता है वो। हायर इन्फ्लेशन जो है उससे लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती हैं चीज़ें। मान लीजिए कोई गरीब है जिसकी सैलरी ही 9 रुपये है, तो क्या वो 10 रुपये का सामान खरीद पाएगा? नहीं। 9 रुपये वाला वो फिर भी खरीद सकता है। तो जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगी उसके लिए ये सामान उसकी पहुंच से बाहर हो जाएगा। तो इस सामान को खरीदने के लिए वो क्या करेगा? अपनी सेविंग के अंदर अपना हाथ डालेगा, उसमें से 1 रुपया निकालेगा और फिर खरीदेगा, तो सेविंग डिप होती है। ठीक है, ये आप रीड कर लीजिएगा, कुछ ज़्यादा इसके अंदर नहीं है। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं डिमांड पुल के, ये भी देख लीजिएगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। सप्लाई साइड में क्या क्या दिक्कत हो रही है, मॉनसून ख़राब हो गया, ट्रक जो है ट्रक नहीं है, सप्लाई चेन सही से नहीं आ रही, मिडल मैन ज़्यादा पैसे ले रहा है, तो ये सप्लाई साइड के हो गए, कॉस्ट पुश हो गए। ठीक है, रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ये मेजर्स आप जैसे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी हो जाएगी तो ये मेजर्स आपको रीड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसी से ही आप समझ जाएंगे। तो हमारा इन्फ्लेशन इसके साथ ख़त्म हो गया। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, UPSC के पूछे हुए ही क्वेश्चंस हैं ये, जैसे CDS में ये आया था, ये भी CDS में आया था, तो आप इनको एक बार ही सॉल्व कर लीजिएगा पॉज करके, और मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में बताना 1 2 करके कि 1 का आंसर A, 2 का आंसर B। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करता हूँ। 4th ये है, 5th ये है, ये मैंने आपको अभी बताया नहीं है, हाउ टू पे फॉर मनी, ये प्रोफेसर कीन्स की बुक है, तो इसको याद कर लेना। 6th का आपको आंसर देना है, ये 6th क्वेश्चन, पॉज करके आंसर दे दीजिएगा इन सब का। परचेजिंग पावर कम हो रही है, ये बताइएगा क्या आंसर है। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं कौन दे पाता है। अगली क्लास के अंदर मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं या फिर कमेंट करते हैं तो यूट्यूब हमारे कंटेंट को प्रमोट करता है, तो उससे हमें भी हेल्प मिलती है। तो इसीलिए जाते जाते एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करके जाया कीजिए, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है और वीडियोस बनाने का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो के अंदर हम फिस्कल पॉलिसी को कवर करेंगे। थैंक यू।